और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संगीत रागी साहब, मेरे पास एक डेटा है सर, और वो डेटा ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी अभी शुभ्रास्ता कह रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए वहाँ पर कंटेन करके रखा हुआ था, वहाँ भी चुनाव हुए थे लेकिन हालात बुरे नहीं हुए थे। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में देखिए, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी उस दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत हो रही थी कोरोना से, और जब चुनाव के प्रतिदिन 3 व्यक्ति की मौत हो रही थी, और जब चुनाव के नतीजे आ गए तो वो आंकड़ा जो है 75 तक पहुंच गया था, और वो 75 से आगे बढ़ते हुए 200 क्रॉस भी कर गया था जब तक सारे नतीजे आ चुके थे। संगीत रागी साहब। रूबिका जी, जिसने भी वो दूसरे दौर को देखा है उसको एहसास है हम में से कोई न कोई किसी न किसी एक परिचित या अपने परिवार के सदस्य को खोया है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, वो थोड़ा सा डर पैदा करता है, और मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, मेरे लिए वो अप्रत्याशित भी नहीं है, क्योंकि हम सब चीज़ हमारी राजनीति की जो संस्कृति है उसमें हम खाते और निगलते उगलते सारे चीज़ें राजनीति ही उगलते हैं। यदि आप कोविड मैनेजमेंट का देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर भारत का आंकड़ा जो है वो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन देशों से भी अच्छा रहा है। कांग्रेस का जहां सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में थी। यदि आप पंजाब का आंकड़ा देख लेते और उसको उत्तर प्रदेश से यदि तुलना कर देते या अन्य राज्यों से तुलना कर देते, कांग्रेस शासित राज्यों में एक सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जो एक बेहतर काम कर रहा था। यदि आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में 1,44,000 मौतें हुई थी, उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें थी। ये नज़दीक भी नहीं आता है। और इसके बावजूद भी जो है वो सोशल मीडिया पे और अन्य जगह जो है वो जो कैंपेन चलाया गया कि महाराष्ट्र मॉडल, स्क्रीन पर केरला के अंदर जो है वो हमने देखा कि शुरू में जो है वो केरला मॉडल के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन हमने देखा था कि केरला के अंदर जो है वो 36 से 38,000 मौतें हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये वक्त वो चीज़ नहीं है। और खास करके यदि कांग्रेस पार्टी यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के प्रतिक्रिया करे तो ये थोड़ा सा और भी थोड़ा आश्चर्यजनक डालता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कोई जमीन ऐसी नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर वो सत्ता के नजदीक पहुंच सके। कहीं भी कांग्रेस पार्टी जहां पर तीसरे नंबर चौथे नंबर पर पहुंच जाती है, वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे नंबर पर पहुंचने की उसने अपनी क्षमताएं खो दी हैं भारतीय राजनीति में। इसलिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई मुझे भविष्य नहीं दिखता है। जो टक्कर है वो त्रिकोणीय टक्कर है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच ही संघर्ष इस त्रिकोणीय मामला में। तो इसलिए क्या मैं जवाब दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो मुझे बहुत थोड़ी सी आश्चर्य में डालने वाली है। रही बात एक्सपर्ट की, तो रागिनी को मैं बोलूंगा तो थोड़ा तंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो अब कांग्रेस के तो बड़े बड़े प्रवक्ता उस समय कहते थे कि राहुल जी ने तो फरवरी में ही बता दिया था, 14 फरवरी को ही बोल दिया था। तो ये जो एक प्रोजेक्शन है कि राहुल गांधी सब चीज जानते हैं, उन्होंने जो कहा इतना मेटिकुलस और इतना सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी बातें जानते थे और बड़ी गंभीरता से, और सरकार चुन करके कांग्रेस पार्टी को नहीं इस देश की जनता ने दिया है। विपक्ष से संवाद कर सकती है सरकार, लेकिन विपक्ष जिस चीज को चाहे वही सरकार करे, तब तो फिर विपक्ष को ही सत्ता दे देती जनता। जवाब नहीं होता है। राहुल गांधी ने अब भी तो प्रोजेक्शन कर ही लिया होगा, तो क्या आप लोगों की तरफ से ये पहल की जाएगी कि नो रैली, किसी तरह का कोई ऐसा संपर्क नहीं होगा जहां पर लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटोकॉल टूटेगा? रूबिका, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पैनल पर, चाहे वो रागी जी हो, शुभ्राष्ट्रा हो या आप खुद हो, हमारा अरसों से मतभेद रहा है, लेकिन हम 3 लोग ऐसे हैं कि हमारा कभी मनभेद नहीं रहा। तो इसीलिए आज मुझ पर तंज कसते हुए भी रागी जी थोड़ा सा, मुझे लगता है, असहज महसूस कर रहे थे।
ऐसा संघ के लोगों से जरा कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल अब आप देखिए 2-3 बातें यहाँ पर कही गई। पहली बात, रागी जी ने शुरुआत की कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और केवल 2 बातें बोली। पहले ये कि देश की सरकार कितना अच्छा कर रही है और राज्यों की कांग्रेस सरकार कितना खराब कर रही है कोविड के मामलों में। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी परिदृश्य में कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि बहुत कमजोर है। इसमें कोविड से रिलेटेड या जनता को बचाने से संबंधित या कोई सकारात्मक पहल से संबंधित बात रागी जी ने स्वयं नहीं की। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि संघ ने ये लिखित रूप में दिया था कि हम एक राजनीतिक संगठन नहीं सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे और हर राजनीतिक बहस में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीर कमान चलाने का काम करते हैं। पहली बात। अब मैं शुभ्राष्ट्रा की एक बात के जवाब देना चाहती हूँ, फिर राहुल जी पर आऊंगी। उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीनेशन के मामले में तो देश में, दुनिया में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतिहास के पन्ने भी पलटे तो याद दिला देना चाहती हूँ, सन 1963 से भारत को वैक्सीन लीडर के रूप में देखा जाता है। जब डीपीटी की वैक्सीन आई थी तो 70% पूरी दुनिया की वैक्सीन भारत बनाता था। तो कोई अविश्वसनीय काम भारत में हुआ ऐसा नहीं है। और मैंने केवल उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो मोदी जी ने खुद कहा था कि 18 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे देश की जनता को डबल डोज लग जाएगी। उन्होंने जनवरी में जाकर ये घोषणा अगर ना की होती वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि हम जंग जीत चुके हैं, तो शायद जुलाई में उन्होंने और वैक्सीन खरीदी होती और शायद अब तक अपनी ही प्रतिज्ञा को पूरा कर पाते। तो ये सवाल एक गंभीर राजनीतिक दल के हैसियत से मैंने पूछा। तीसरी बात मैं राहुल जी पर आ, देखिए राहुल जी ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी कि कोरोना की लहर कहर बरसाएगी, वही साबित हुआ। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी को तीनों काले कानून वापस लेके आने पड़ेंगे, वो भी सही साबित हुआ। और आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहती हूँ कि हम हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर कोई तो कारण होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री जी का भी नाम लिया। मैं समाजवादी पार्टी की तरह ये नहीं कहूंगी कि वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन चलाते हैं। मुझे ये बताइए, एक मिनट मैं देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते तो किसका क्या कहते हैं वो कि राहुल गांधी से और चुनाव आयोग से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि रैलियां रोक दें। लेने दीजिए, आप समझ जाएंगी। मैं केवल ये कह रही हूँ कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री का नाम लिया है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहल करने की प्रधानमंत्री जी की है। ओके, डिजिटल रैली भी हो सकती है, अब पॉइंट है, अब पॉइंट है, मैं अग्री करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ, बुलाइए, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि प्रधानमंत्री से अगर ये अनुरोध किया गया है तो प्रधानमंत्री क्या ये फैसला लेते हैं और कायदे से देश के मुखिया होने के नाते उनको ये फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि देश की जनता है वो सड़कों पर जाकर जूझेगी, वो अस्पतालों की ये जो व्यवस्था ठीक नहीं है उससे परेशान होगी। लेकिन शुभ्रास्ता अब जवाब दीजिए आप। रागी जी फिर मैं आपका रुख करूंगी। जी मुझे लगता है कि ये जो सर्वदलीय एक कंसेंसस की बात हो रही है कि किस तरीके से हम आगे चुनाव लड़ सकते हैं या व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसका मैं समर्थन करती हूँ। इस बात की पहल मैंने आपके शो से के माध्यम से की भी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ रागिनी जी को बहुत विनम्रता से। रागिनी जी, आपने जो बात आज पैनल में कही, अगर वही बात राहुल गांधी देश का महिमा मंडन करते हुए कह देते जब देश इस पूरे महामारी से गुजर रहा था, तो उस समय देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत संबल मिलता। वो कहते कि किस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीन में हमेशा से एक हम उत्तीर्ण रहे हैं और हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को बुरा नहीं लगता। लेकिन जो जिस तरीके की राजनीति हुई, मैं दोबारा उस पूरे प्रोसेस में नहीं जाना चाहती हूँ। रागिनी जी, मैं पोलियो की भी बात बता दूं आपको, पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी में फेल रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन मैपिंग नहीं हुई। अगर मेरा टर्न है तो मैं बोलूंगी, इनका टर्न है तो इनसे बुलवाइए, रुक जाइए, और नहीं तो फिर रुक जाइए, क्योंकि ऐसे बात रागिनी रुक जाइए, आखिरी कुछ सेकंड्स हैं। रागिनी रुक जाइए, आखिरी आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने पूरा मौका दिया। मोदी जी की तारीफ करते हैं। अरे भाई यहाँ पर हम मोदी को डिस्कस करने नहीं आए हैं। किस तरीके का हम आज रागिनी जी, आप दिन रात मोदी जी की माला जप सकती हैं, एक मैं माला आपको गिफ्ट कर दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या आज हम वाकई मोदी पर बहस करने आए हैं? हम बहस करने आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस अनुरोध पर जो वो चुनाव आयोग से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। चुनावी रैलियां रुक जानी चाहिए कि नहीं? लेकिन वक्त हुआ जाया। बैठक बुलाई, बैठक की है। लुधियाना धमाके को लेकर गृह मंत्री ने पंजाब पुलिस महानिदेशक से बाकायदा इस पर जानकारी ली है। इस कोर्ट परिसर में हुए धमाके में अब तक क्योंकि किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
लुधियाना धमाके को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की खबर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।